हेलो चिल्ड्रेन, आई एम विनोद सर फ्रॉम एसएम पब्लिक स्कूल उदयपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो परिमेय संख्याओं के गुण हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। कल के वीडियो में आपको दिया गया था परिमेय संख्याओं की समृद्धता, यानी परिमेय संख्याएं समृद्ध होती हैं किन संक्रियाओं के लिए, इसके बारे में कल चर्चा करी गई थी। तो परिमेय संख्याएं विभाजन की संक्रिया को छोड़कर योग, अंतर और गुणा की संक्रिया के लिए समृद्ध हैं। विभाजन की संक्रिया में अगर हम शून्य को छोड़ दें तो समृद्ध है। इस गुण का अध्ययन हमने कल किया था। आज हम करेंगे क्रम विनिमयता के नियम का अध्ययन। तो क्रम विनिमयता क्या है, इसका अगर आप संधि विग्रह करो तो आप देखेंगे क्रम विनिमयता अर्थात क्रम की अदला बदली। विनिमय माने बदलना, अदलना बदलना, चेंजिंग। तो क्रम विनिमयता का मतलब होता है क्रम में अदला बदली। यानी अगर हम दो परिमेय संख्याएं लें और उनके क्रम बदलकर योगफल करें, योगफल में कोई अंतर नहीं आता। यह कहलाता है योग का क्रम विनिमय नियम। परिमेय संख्याओं के योग का क्रम विनिमय नियम। आप ध्यान से इसको पढ़ लें और समझ लें और नोट कर लेना। परिमेय संख्याओं के योग संक्रिया का क्रम विनिमय नियम क्या है, इसी क्रम विनिमयता कहते हैं। तो क्रम विनिमय नियम क्या है? दो परिमेय संख्याओं का योगफल उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है। यह बात पूर्णांकों के लिए भी लागू है। दो पूर्णांकों का योगफल उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है। जैसे -3 + 4 इज इक्वल टू -1। अब अगर इसका हम क्रम बदल दें 4 + -3 ये इज इक्वल टू 1, अर्थात हम कह सकते हैं कि -3 + 4 इज इक्वल टू 4 + -3। यानी दो पूर्णांकों का क्रम बदलने पर भी उनका योगफल में अंतर नहीं होता। योग संक्रिया के लिए पूर्णांक जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। अब देखें अंतर के लिए क्या अंतर के लिए भी पालन करते हैं। अब जैसे हमने ले लिया -4 -3। 4 -3 को जब हम सॉल्व करेंगे 4 + 3 हो जाएगा। ये हमने बताया था कि योग अंतर की विपरीत संक्रिया योग है, अर्थात इसका चिन्ह प्लस करके इसके भी चिन्ह को बदल देते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो ये हो गया 4 + 3 = 7। अब इसका क्रम बदलें तो -3 -4, तो -3 -4 करेंगे। इसका क्रम बदलेंगे तो -3 प्लस, अब यहाँ देखिए धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा तो -4। -3 + -4 इज इक्वल टू -7। तो -7 इज नॉट इक्वल टू 7, इसलिए 4 - -3 इज नॉट इक्वल टू -3 - 4। अतः पूर्णांक जो है अंतर के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। अब देखो बेटा, अब हम गुणा पर विचार करते हैं पूर्णांकों के लिए। 4 × -3 इज इक्वल टू -12। अब जानते हैं गुणा। फिर अगर इसका क्रम बदल दें -3 × 4 इज इक्वल टू -12, अर्थात 4 × -3 इज इक्वल टू -3 × 4। यानी गुणा की संक्रिया के लिए पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यानी क्रम विनिमयता पूर्णांकों के लिए योग और गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, किंतु अंतर और भाग की संक्रिया नहीं करती। भाग का देख लीजिए 4 4/3 ये हो जाएगा बराबर 4/3। अब अगर इसका क्रम बदल दें तो हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 3/4। तो 4/3 यानी 4/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4, अर्थात पूर्णांक विभाजन की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते। तो इस तरह से आपने देखा कि क्रम विनिमयता का नियम पूर्णांकों के लिए केवल योग और अंतर की संक्रिया में ही लागू, योग और गुणन की संक्रिया में ही लागू है, अंतर और विभाजन की संक्रिया में नहीं। अब हम परिमेय संख्याओं पर चर्चा करते हैं। परिमेय संख्या जैसे 2/3 धन 1/5 लेते हैं।
दो परिमेय संख्याएं हैं, इनका योगफल हो जाएगा 15, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10। इसको संभाल कर लेंगे, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा 13/15। अब इसका हम क्रम बदल देते हैं, क्रम विनिमय अर्थात अदला बदली कर देते हैं। अब 1/5 + 2/3 करते हैं, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, 5 × 15, 3 × 1 = 3, प्लस 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 = 13/15। यानी परिमेय संख्याएं योग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, योग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। हाँ, तो बेटा अब इसका हम क्रम विनिमय यानी क्रम विनिमय करते हैं, इनकी क्रम की अदला बदली कर देते हैं। 1/5 धन 2/3, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम 15, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, तो ये हो गया आपका 13/15। अर्थात योग की संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं योग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अब अगर हम गुणा की संक्रिया देख लें, 2/3 × 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 5 × 3 = 15। और अब इसका क्रम बदल दें, 1/5 × 2/3 कर दें तो 1 × 2 = 2 और 5 × 3 = 15, यानी 2/15। यानी अब देखो 2/15 दोनों में आ गया, अर्थात 2/3 × 1/5 बराबर लिख सकते हैं 1/5 × 2/3। तो ये क्रम बदलने पर जो है इसके मान में गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। अब अगर जैसे दो संख्याएं यदि है, एक रिक्त स्थान है, एक दिया है, हम तुरंत इसको देख के बिना हल किए ही भर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति में कभी कभी देता है ऐसा, 2/3 × 1/5 बराबर कितना × 2/3 होगा, तो हम जान जाएंगे क्या क्रम विनिमय नियम के हिसाब से यहाँ 1/5 होना चाहिए। तो ये दे सकता है आपको, ये है क्रम विनिमयता। तो परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन केवल दो संक्रियाओं में होता है, योग और गुणन में, भाग और अंतर में नहीं होता। तो यह हो गया आपका क्रम विनिमयता परिमेय संख्याओं के लिए और पूर्णांकों के लिए। पूर्णांकों के लिए भी और परिमेय संख्याओं के लिए, यानी दो पूर्णांकों कहिए चाहे दो परिमेय संख्याओं कहिए, उनका क्रम बदलने पर भी उनके योगफल में और उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता। यही है क्रम विनिमयता। तो अब आप लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग और गुणा की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय हैं और विभाजन और अंतर के लिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है। तो ये हो गया क्रम विनिमयता। अब इसके बाद है साहचर्य गुण, साहचर्यता। तीसरा गुण है साहचर्यता। साहचर्यता क्या है? साहचर्य माने साथ चलने वाले, यानी साथ साथ रहने वाले। जैसे कहा जाए कि 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्याएं अगर हैं तो उनके भिन्न भिन्न जोड़े लें, यानी भिन्न भिन्न को एक साथ लें, तो भी योगफल में और गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। अतः परिमेय संख्याएं योग और गुणा की संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं, किंतु अंतर और विभाजन की संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं। जैसे भी पूर्णांकों के लिए ही देख लें आप, तो पूर्णांकों के लिए जैसे हम कहें 25, 25 प्लस 38 प्लस 75। अब इसमें चाहे जिन दो संख्याओं को लेके हम पहले जोड़ के तीसरी से जोड़े, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे अगर हम 25 प्लस 25 प्लस 75 को एक साथ जोड़ लें, फिर 38 को जोड़ें, तो क्या हो जाता है ये 75 प्लस 25 100 प्लस 38 इज इक्वल टू 138। ये आगे अब हम चाहें इसको एक साथ लेके जोड़ें, आप देखेंगे तो ये जोड़ने में थोड़ा सा 75 25 100 और 38 138, इसको खट से आप मौखिक बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्रम में जोड़ने लग गए, थोड़ा सा जोड़ तो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। आप चाहे इसको साथ ले लें या इसको साथ ले लें या इसको साथ ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे जिन दो को आप पहले जोड़ लें। देख लीजिए यहाँ 25 प्लस 38 को एक साथ जोड़ें, फिर हम 75 को जोड़ें तो कितना आता है योगफल में
8 5 13, 3 2 5 63 प्लस 75, ये हो गया 5 3 8 7 6 13, 138, दोनों ही तरह से 138 आया। अब हम चाहें तो पहले 38 और 75 को जोड़ के तब इसको जोड़ें, तब भी योगफल में देखो कोई अंतर नहीं आएगा। 38 प्लस 75 प्लस 25, 38 प्लस 75, 8 5 13, 7 3 10 1 11 प्लस 25, ये इक्वल टू हो जाएगा 138। 138 हर कंडीशन में आया, अतः इसको जोड़ने में बहुत सहज रहा। इसको हम मौखिक भी जोड़ सकते हैं, 75 प्लस 25 इक्वल टू 100 प्लस 38 138, लेकिन इसको जोड़ने में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसकी उपयोगिता यही है कि आपको जिस तरह से सहज लगे वो आप जोड़ लीजिए। तो ये है साहचर्य नियम। इसमें भी कभी कभी होता है ऐसे ग्रुप बना देता है 30 25 प्लस इतना इज इक्वल टू यहाँ दे दिया 38 प्लस एंड सो ऑन, रिक्त स्थान दे दिया और प्लस दे दिया 75। अब आपको बताना पड़ेगा कि हाँ क्या भरा जाएगा, तो आप इसमें तुरंत 25 भर लेंगे। इस तरह के सवाल भी आपको मिलेंगे। तो साहचर्य नियम क्या है, साहचर्यता क्या है? आप कहेंगे कि दो परिमेय संख्याएं गुणा और योग के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं, यानी दो परिमेय संख्याओं का योगफल उनका क्रम बदलने पर भी और उनके भिन्न भिन्न जोड़ युग्म लेकर जोड़ने पर भी योगफल में कोई अंतर नहीं आता। या गुणा का साहचर्य नियम क्या है? दो परिमेय संख्याओं को भिन्न भिन्न जोड़े लेकर गुणा करने, दो या दो से अधिक, 3 या 3 से अधिक कहिए, सॉरी 3 या 3 से अधिक परिमेय संख्याओं के भिन्न भिन्न जोड़े बनाकर गुणा करने पर उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता। यह नियम है साहचर्यता का। अब हम बात करेंगे शून्य के गुणधर्म। शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। इसका समझ लिया अर्थ क्या है? शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक का अर्थ समझ लेंगे तो इसका मतलब जान जाएंगे। तत् माने उसी के, सम माने समान, उसी के समान, यानी शून्य में किसी को जोड़ेंगे, किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो योगफल वही परिमेय संख्या आएगा, यानी वही परिमेय संख्या। जैसे 2/3 प्लस 0 इज इक्वल टू 2/3, तो यहाँ 2/3 में शून्य को जोड़े तो वही 2/3 फिर आया, वही अवयव तत्समक, उसी के समान। अब जैसे हमने कहा कि -1/5 प्लस 0 इज इक्वल टू -1/5, 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8। तो ये क्या है? शून्य को किसी भी संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या योगफल में प्राप्त होती है, इसीलिए शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। और शून्य में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो गुणनफल शून्य हो जाता है, वो अलग बात है। अब इसके बाद 1 का गुणधर्म देखो, 1 के गुण, 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। 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 इसका भी वही मतलब हुआ कि अगर एक किसी भी परिमेय संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2/3 गुणे 1 करेंगे तो बराबर 2/3 ही आना है। 1 गुणे -1/4 करेंगे तो -1/4 ही आना है। यानी 1 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। अब देखो बेटा, 2 बातें और बता देंगे तो आपको की प्रश्नावली के सवाल लग जाने चाहिए। एक है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम
देखो ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिनका योगफल शून्य हो एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। इसको आप याद कर लीजिए, फिर हम आपको ट्रिक बता देते हैं जिसको आप तुरंत ही बता लेंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल देखिए, -a + a = 0। -a में +a जोड़ते हैं तो 0 आता है। तो दो परिमेय संख्याएं हो गई ना, ये पूर्णांक पूर्णांक भी ये सभी तो परिमेय संख्याएं हैं। तो -a और a को जोड़ा गया तो शून्य आया, अर्थात -a का योज्य प्रतिलोम a और a का योज्य प्रतिलोम -a, यानी a + -a = 0। a + -a = 0 और -a का योज्य प्रतिलोम +a। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -a + a = a + -a = 0। तो अब एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम परिभाषा के हिसाब से हो गया, यानी 2/3 + -2/3 = 0 होता है। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3 और -2/3 का 2/3, यानी आप चिन्ह में परिवर्तन कर दे योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। किसी भी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखने के लिए केवल आपको चिन्ह बदल देना है। जैसे 1/8 का योज्य प्रतिलोम 1/8 बराबर मत लिख देना, 1/8 का योज्य प्रतिलोम तब बराबर लिख सकते हैं आप, योज्य प्रतिलोम -1/8। अगर -1/8 होता तब ये 1/8 होता, प्लस हो जाता। तो ये है आपका योज्य प्रतिलोम। और एक चीज और बेटा है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम की भी परिभाषा देख लीजिए आप। हाँ तो बच्चों देखो, गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी दो परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो, जिनका गुणनफल 1 हो, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो आप देखिए, जैसे a/b है एक परिमेय संख्या, इसमें कितने का गुणा करें कि 1 हो जाए। a/b गुणे b/a करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1, ये बराबर हो जाएगा 1। a/b का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो b/a है। अब इसी तरह से -2/3 का करेंगे, ये हो जाएगा इसका, इसमें गुणा करेंगे 3/-2 का, तो क्या हो गया ये 1। तो -2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2, 3/-2 और 3/-2 का गुणात्मक प्रतिलोम -2/3। तो ये आप समझ लीजिए। जैसे अब कोई भी संख्या अगर आपको बताई जाए तो आप उसको तुरंत लिख लेंगे। जैसे 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम केवल अंश को हर में और हर को अंश में बदल दो, मिल जाएगा आपको। गुणात्मक प्रतिलोम 8/5 है, 8/5 है। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो बेटा, इसी पर आपका आधारित प्रश्नावली है। आप प्रश्नावली के प्रश्नों को करिए, करके भेजिए, और नहीं जो आएगा उसको कमेंट करिए, हम आपको सॉल्व करवाएंगे। फिर हम प्रश्नावली का फोटो भेज रहे हैं, आप इसको करके भेजिए।